जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 711 के बारे में, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है। तो 711 आपने ज़्यादातर सुना होगा कि 711 से की एप्लीकेशन लगती है, रिजेक्ट होता है प्लान, ये वो। तो जो 7 है वो हमारा आर्डर है और जो 11 है वो हमारा रूल है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का आर्डर 7, रूल 11, जिसमें रिजेक्शन ऑफ प्लान, जो कि कोर्ट आपका प्लान रिजेक्ट कर देती है, जो आप सूट दाखिल करते हैं वो रिजेक्ट कर देती है। तो हमें जो चार सूरतों में जो है वो आपका प्लान रिजेक्ट हो सकता है, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। द प्लान शेल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। अब कौन कौन से केसेस में जो है आपका प्लान रिजेक्ट हो सकता है। एक मैं आपको बात बता दूं, काफ़ी तर जो है ना 711 में क्या होता है, जब भी कोई प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट दाखिल करता है, कोई भी सूट दाखिल करता है, या फिर जो है वो अपील में जाते हैं, वहाँ पे जो है ना अपील फाइल करते हैं कुछ भी, तो जो डिफेंडेंट होता है या जो रिस्पोंडेंट होता है उसका ज़्यादातर जो है ना फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आया इसका जो प्लेंट है, जो इसने सूट फाइल किया है या जो इसने अपील फाइल की है, इसने रिवीजन फाइल की है सिविल में, तो वो जो है हम इसकी रिजेक्ट करवाएं। और ये याद रखिएगा, ये सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का आर्डर और जो है रूल है, तो वो हमेशा सिविल प्रोसीजर में जो सिविल के मैटर्स होंगे उसी में ये एप्लीकेशन लगती है, क्रिमिनल में नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लान को। तो कौन कौन सी जो है केसेस हैं जिसमें रिजेक्ट हो सकता है, तो 4 हैं। जो फर्स्ट है वो है हमारा कि वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द कोज ऑफ एक्शन। क्या बता रहा है कि जहाँ पे जो कोज ऑफ एक्शन है वो क्या हो, डिस्क्लोज ना किया गया हो। इट मीन्स जो मसला है, जो एक्चुअल इशू है जिसके लिए आपने सूट दाखिल किया है, कंप्लेंट दाखिल किया है, तो उसमें आपने कोज ऑफ एक्शन नहीं बताया। जो मेन एक्चुअल इशू है जिसके लिए आप कोर्ट में आए हो वो आपने डिस्क्लोज किया ही नहीं, वो आपने बताया ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगी, आपका जो सूट है वो, जो आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है वो बता रहा है कि वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यू एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू। अब ये क्या बता रहा है कि जो आपने वैल्यू क्लेम की है, ठीक है, जैसे कि आपका एक कोई प्रॉपर्टी का मैटर है या वाटर ऐसी कोई वैल्यूएशन का जिसमें आपका पैसों का जिक्र हो रहा हो, सिंपल वर्ड्स में पैसों का जिक्र हो रहा हो, तो वो आपने क्या की है, जो क्लेम कर रहे हैं आप, जो अपना रिलीफ मांग रहे हैं, वो जो वैल्यू आपने डाली है वो सही नहीं डाली। ठीक है, तो वो अंडर वैल्यू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, उसके लिए आपको कोर्ट से क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा उसको वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए। जो आपने वैल्यू पुट की थी वो अंडर वैल्यू हो जाती है, तो आपको कोर्ट टाइम देती थी, या आप कोर्ट से टाइम मांगते हो कि इस वैल्यूएशन को करेक्ट किया जाए। ठीक है, विद इन द टाइम। ठीक है, वो टाइम क्या होता है, एक फिक्स किया जाता है कोर्ट की तरफ से। अगर वो टाइम जो है आप पूरा नहीं करते, उस टाइम में आप उसको करेक्शन नहीं करते, तो देन आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाते हो उसमें आप। ठीक है, वो वैल्यूएशन की जो अमाउंट थी वो आप सही नहीं करते, करेक्ट नहीं करते, जो आपको टाइम दिया जाता है कोर्ट की तरफ से उसमें फेल हो जाते हो, तो फिर कोर्ट आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देती है। जो हमारा थर्ड है उसमें बता रहा है कि वेयर द रिलीफ क्लेम इज प्रॉपरली वैल्यूड। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आपने जो क्लेम किया है वो प्रॉपरली वैल्यूड है, मगर प्लेट इज रिटन अपॉन पेपर एंड सफिशिएंटली स्टैम्प। अब क्या बता रहे हैं कि जो मतलब स्टाम्प पेपर होता है ना, वो उस पर आपने नहीं किया, जो है ना क्लेम किया उस पर आपने राइट नहीं किया, जो आपने स्टाम्प पेपर दिया है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है, वो जो पेपर है वो इनसफिशिएंट है। एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई रुके स्टाम्प पेपर विद इन टाइम बी फिक्स्ड। वो यही बात बता रहा है कि अगर आपने जो है ना क्लेम किया है वो प्रॉपरली वैल्यूड है, मगर आपने जो अमाउंट डाली है वो सही है, मगर जो आपने प्लेन जो है ना रिटर्न किया है वो इनसफिशिएंट पेपर है, वो सफिशिएंट पेपर नहीं है, तो फिर आपको क्या है, वो आप कोर्ट क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी या आपको टाइम देगी। अगर आप टाइम मांगेंगे तो फिर विद इन टाइम, वो जो फिक्स टाइम किया गया होगा उस पर आपने क्या करना है, वो स्टाम्प सही करके देना है। ठीक है, अगर वो नहीं करके देते, अगर उसमें फेल हो जाती है, तो फिर आपकी कोर्ट क्या करेगी, आपका प्लेंट रिजेक्ट कर देगी। और जो लास्ट है हमारा, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट द प्लेंट
टू बी बार्ड बाय द लॉ। अब ये क्या बता रहा है, बार्ड बाय द लॉ है, वो बार्ड है। अब ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस लगती हैं ना वो इसी एक ग्राउंड पे लगती हैं, काफ़ी सारे जो रिजेक्ट होते हैं प्लेंट वो इसी पे होते हैं। जो डिफेंडेंट साइड जो स्टेटमेंट देते हैं उसमें ये एप्लीकेशन लगाते हैं 7-11 की। वो जैसे कि एक कोई अपील वगैरह या रिवीजन फाइल होती है सिविल की, तो उसमें क्या होता है, वो जैसे कि 3 महीने एक सूट आपका डिसाइड हुआ, अब उसमें 3 महीने या 1 साल का टाइम होता है अपील का, मगर वो 3 महीने या 1 साल गुजर जाते हैं और आप बाद में अपील में जाते हो, रिवीजन में जाते हो, तो उसके बाद उनको पता होता है जो डिफेंडेंट साइड होती है कि भाई ये तो टाइम बार्ड है, ठीक है, या जो है ये बार्ड बाय लॉ है, तो वो फिर सेंडलन की एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसमें अपना ग्राउंड देते हैं कि भाई ये जो है टाइम बार्ड है, इसने टाइम से पहले अपील फाइल नहीं की, रिवीजन फाइल नहीं की, तो इसका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट किया जाए। या फिर कोर्ट को खुद ही पता चलता है कि ये टाइम बार्ड है, या फिर वो बार्ड बाय लॉ होता है, वो जो लॉ की जुरिसडिक्शन है उसमें नहीं होता, उससे आउट होता है, तो फिर भी कोर्ट क्या कर दिया, आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का एक जो एप्लीकेशन लगती है रूल 11 जो है आर्डर 7 रूल 11 की 7-11 जिसको कहा जाता है, उसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के जो इंग्रीडियंट्स है, जो कौन कौन सी बेसिस पे जो है आपका प्लेंट जो रिजेक्ट हो सकता है, वो हमने केसेस 4 पढ़े। होपफुली कि आपको समझ आया होगा। इसमें मैं जो एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, इसी में लिखा हुआ है वैल्यू का कि आपने सही डाली है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो आपने सही लगाई, जो आपकी कोर्ट फीस होती है, ठीक है, जो आपने स्टाम्प देते हो, कोर्ट फीस देते हो, ठीक है, वो आपने सफिशिएंट दी है कि इनसफिशिएंट है, आप इनसफिशिएंट की वजह से आपका रिजेक्ट हो जाता है, मगर आपको पता नहीं होता कि स्टाम्प पेपर देना कितने का है, कितनी अमाउंट का देना होता है, कितनी कोर्ट की जो फीस होती है वो होती है। अब आपकी वो आपकी वैल्यू से पता चलती है। जैसे कि आपने कोई क्लेम किया है, सूट कोई चीज़ क्लेम कर रहे हो, अब उसकी वैल्यूशन जो है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो एक या 2 लाख रुपए वाट एवर जितनी भी हो, तो उसमें से आपको जो कोर्ट फीस लगेगी ना वो 7.5% लगती है, इट मीन्स 7,500 रुपये लगती है, ठीक हो गया। जैसे कि 1 लाख रुपए अमाउंट थी उस पर 7.5 इट मीन्स 7,500 रुपये लगी, तो 2 लाख रुपए पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इट मीन्स 15,000 हो जाएगी। तो वो आपने क्या वो करनी होती है, स्टाम्प पेपर देना होता है 15,000 रुपये का। अगर 7,500 है 1 लाख रुपए पे, तो आपने 7,500 देनी होगी, और अगर 2 लाख है तो डबल हो जाएगी, फिर 15,000 रुपये होता है, ठीक है। तो आपने स्टाम्प पेपर वो देना होता है, अगर वो नहीं देते आप तो इंसफिशिएंट है, अगर उसकी कम जैसे कि आप 200 1,000 2,000 जो है ना उसका स्टाम्प दे देते हो, तो फिर भी आपकी कोर्ट क्या करती है, रिजेक्ट कर देती थी प्लेंट। और जो मिनिमम हमारी जो अमाउंट होती है वो 15,000 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। फिर जो आप 4 करोड़ का 5 करोड़ का जितने का भी जो है ना आपकी सूट की वैल्यूएशन आपने डाली हो, तो फिर आप जो है ना ऐसे नहीं है कि फिर आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, नहीं, मिनिमम जो है आपकी 15,000 रुपये जो है कोर्ट फीस होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में पढ़ा था कि कब आपका जो है प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है और कैसे हो सकता है, तो उनकी ये 4 जो है वो सूरत हाल हैं।